देखो, तो भाई अगर पिछले दिन बताए थे, चलिए देखिए, तो पिछले दिन क्या बताए थे आप लोगों को भाई? पिछले दिन बताए थे क्या कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक ना? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो मैं बोला था कि ओरिजिन के रेफरेंस में अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ये पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है कितना, एक्स वाई जेड, तो ओरिजिन से पॉइंट पी को मिलाने वाला जो एक वेक्टर होगा आर ओ पी, इसी वेक्टर को हम लोग क्या बोले थे? पोजीशन वेक्टर। वेक्टर ओपी या इसी को क्या बोले थे? वेक्टर आर, जिसको कितना लिखे थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना? अब देखो कि इसमें अगर बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर की, तो ये भी मैं तुमको निकाल के दिखाया था कितना, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसके लिए हम लोग एंगल का भी बात किए थे क्या, कि अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई एक्सिस के साथ अगर बीटा एंगल बना रहा है तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या बोला था, वाई बाई रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और कॉस गामा अगर जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो ये कितना था, जेड अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतनी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना? तो जब भी बोले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो सीधा सीधा बात किस चीज का करना है, लेंथ का, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकल के आया था। और जैसे ही डायरेक्शन का बात किया जाए, मतलब किस चीज का बात करना है, कॉस अल्फा का, कॉस बीटा का और कॉस गामा का, ठीक है? इसमें मैं एक चीज और आपको पिछले दिन ही बताया था क्या, कि पिछले दिन ही बताया था कि अगर एल को, ठीक ना, हम लोग बोले कॉस अल्फा, तो ये कितना आया, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर m को हम लोग बोले क्या, कॉस बीटा, तो ये आता है क्या, y बाई रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर n को हम लोग बोले क्या, कॉस गामा, तो ये निकल के आएगा कितना, जेड अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो कि मैथ्स में इन सारे टर्म को, l को, m को और n को, इसको बोला जाता है क्या, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक ना? इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है? अब इस डायरेक्शन कोसाइन का एक रिलेशन है क्या, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 के बराबर में। अब अगर कोई आदमी कहे आपको कि इस रिलेशन को हमको प्रूफ करके दिखाओ, तो देखो डायरेक्ट एल का वैल्यू डालो, तो कॉस स्क्वायर अल्फा होगा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा होगा और प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा, गामा होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब इस पूरे टर्म का स्क्वायर, तो ऊपर जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर, और नीचे जब स्क्वायर करिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बचेगा कि नहीं? अब देखो, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है, तो ऊपर आएगा वाई स्क्वायर और नीचे रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और कॉस गामा में करोगे तो ऊपर आ जाएगा जेड स्क्वायर और नीचे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतनी चीजें आ जाएगी, है ना? देखिए, जब सारे टर्म का आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा तो ऊपर भी यही आ जाएगा, है ना? अब देखो, इस टोटल टर्म से ये टोटल टर्म क्या होगा, कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का जो सम होता है वो कितना होता है, 1। ये चीज़ प्रूफ हो गया आपका, है ना? हम लोग बात कर रहे थे क्या, कि अगर अगर तुम देखो कि पिछले दिन का अगर हम लोग बात करें,
तो पिछले दिन क्या पढ़े थे, यूनिट वेक्टर नाम का एक चीज पढ़े थे, है कि नहीं? क्या पढ़े थे? यूनिट वेक्टर नाम का एक चीज पढ़े थे, जिसको हम लोग क्या बोले थे, आर कैप, है ना? और इस मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर का अगर बात करें तो ये कितना होता था, 1। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। कि अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब इसमें देखिए कि अगर केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, अगर केवल क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड, तो इससे किसी डायरेक्शन का पता हम लोगों को नहीं चलता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड 1 से किसी यूनिट वेक्टर से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे, तो यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई कर देते थे तो जो रिजल्ट मिलता था वो कैसा मिलता था, वेक्टर मिलता था। क्यों? कि यूनिट वेक्टर का मतलब 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और 1 से मल्टीप्लाई होने का मतलब कि इसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इसको क्या होगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। तो मान लो कि कोई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है, मान लेते हैं क्या कि कोई वेक्टर आर है जिसका मैग्नीट्यूड मॉड आर होगा, इनटू यूनिट वेक्टर को कितना लिखोगे, आर कैप, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, वेक्टर आर। तो यहां से आप देखिए कि अगर आप यूनिट वेक्टर आर लिखिएगा तो वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर लिखिएगा कि नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इस टॉपिक का जो अगर हम लोग हेडिंग लिखना चाहेंगे तो हेडिंग कैसे लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे क्या कि यूनिट वेक्टर अलोंग अ गिवन वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग अ गिवन वेक्टर, अलोंग अ गिवन वेक्टर। अब देखो अलोंग अ गिवन वेक्टर आर इक्वल टू तुम्हारे पास दिया हुआ रहेगा क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये कोई सा एक वेक्टर है जो आपको गिवन है, ठीक है, ये कोई सा एक वेक्टर है जो आपको गिवन है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में। आप बेटा ये बताओ कि अगर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर लिखना है तो कितना लिखेंगे, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और अभी हम लोग यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, है ना? तो देखो इसमें वेक्टर आर के जगह क्या रखोगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप लिखोगे कि नहीं? और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर की जगह पर क्या लिखोगे, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखोगे ना? अब देखो कि अगर इतना लिखे तो मैथ्स में आप देखिए कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई ए, तो इसको अलग अलग करके एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए प्लस जेड बाई ए लिख सकते हैं कि नहीं? इस तरह से अगर इसको भी आप अलग अलग करेंगे तो आप पाएंगे कि आर कैप इक्वल टू एक्स बाई रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स आई कैप लिखेंगे कि नहीं, प्लस वाई अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स कितना, प्लस जेड अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स कितना, के कैप, है ना? अब जरा सा ध्यान से तुम इस टर्म को देखो, तो जरा सा ध्यान से देखो, कौन से टर्म को, इस वाले टर्म को। जरा सा ध्यान से देखो तुम इस वाले टर्म को, और जरा सा ध्यान से देखो तुम इस वाले टर्म को, लग रहा है कि पहले कभी देखा हुआ है ना? ये क्या है, कॉस अल्फा है, ये क्या है, कॉस बीटा है, और ये क्या है, कॉस गामा है। तो भाई साहब इसी को हम लोग आर कैप इक्वल टू कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप प्लस कॉस बीटा टाइम्स जे कैप और प्लस कॉस गामा टाइम्स के कैप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि कह देगा कि कोई एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो बताओ कि उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर क्या होगा, है ना? तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या जनरली अगर आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद रखना है तो आप इसको केवल क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और एक ये रिलेशन भी आप याद रखेंगे कि कॉस अल्फा टाइम्स ए कैप कॉस बीटा टाइम्स जे कैप और कॉस गामा टाइम्स के कैप होता है, ठीक ना? क्या, यूनिट वेक्टर का। अब देखो कि यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या हुआ, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या हुआ। तो देखो मान लो कि कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर आर, कोई एक वेक्टर है ये वेक्टर आर जो ए से लेकर के और बी तक में है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग आर जो होगा, ठीक ना, यूनिट वेक्टर अलोंग आर जो होगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन तो आर के जैसा होगा,
जिसका डायरेक्शन तो आर के जैसा होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में ये कितना होगा, यूनिट होगा। अब ये जो तुमको ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन जो है यही है क्या, आर कैप, या इसी को कहीं कहीं यू आर भी लिखा जाता है, यूनिट वेक्टर अलोंग आर, ठीक ना, यू आर भी लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक का जो आपका लेंथ है, ये लेंथ है कितना, 1, ठीक ना, ये लेंथ है कितना, यूनिट में लेंथ। तो अब देखो कि ये पूरा वेक्टर ए बी था, है ना, ये पूरा वेक्टर ए बी जो था वो वेक्टर आर है, लेकिन अगर यहाँ से हम ओ बी का बात कर रहे हैं तो ये ओ बी क्या है, यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन आर के डायरेक्शन के सेम है। समझ में आई बात, क्या सब रिजल्ट में क्या सब, कि अगर हमको यूनिट वेक्टर अलोंग आर लिखना है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो वैसे ही सोचो कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड कैंसिल, बच जाएगा केवल क्या, डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है, केवल और केवल डायरेक्शन देना, ये चीज़ याद रखना है। और एक दूसरा रिलेशन अभी आपको क्या दिखाए कि कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप प्लस कॉस बीटा टाइम्स जे कैप और प्लस कॉस गामा टाइम्स कितना, के कैप, ये भी होता है किसके बराबर में, आर कैप के बराबर में। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ना, अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो इस पर क्वेश्चन को जानने के लिए आप देखिए कि क्वेश्चन है क्या, कि फाइंड द यूनिट वेक्टर along a given vector, along a given vector r equal to 3i माइनस 5j प्लस 4k। एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है और कह रहा है क्या तुमको कि इसके अलोंग आप यूनिट वेक्टर निकालिए, यानी कि आर कैप आपको क्या कह रहा है, निकालने के लिए। तो आर कैप निकालने के लिए कह रहा है तो क्या है भाई, वेक्टर आर में उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। अब देखो कि वेक्टर आर पता है, अगर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का बात करें तो ये कितना आएगा, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। अब यहाँ से तुम कंपेयर करो तो x का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, y का वैल्यू कितना है -5 और z का वैल्यू कितना है 4। जब इसका वैल्यू तुम डालोगे इसमें तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए ये कितना हो जाएगा, 9, 25 और 16, और ये टोटल हो जाएगा रूट अंडर 50, जो हो जाएगा आपका 5√2, है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। अब भाई यूनिट वेक्टर का ये डेफिनेशन ही कह रहा है कि अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो वेक्टर आर का मतलब कितना, 3i माइनस 5j प्लस 4k, और मैग्नीट्यूड कह रहा है मतलब कितना, 5√2, है ना। अब इसको भी अलग अलग करके लिख लोगे तो कितना हो जाएगा, 3/5√2 आई कैप माइनस 5/5√2 जे कैप और प्लस 4/5√2 के कैप, और यही हो जाएगा क्या आपका यूनिट वेक्टर। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा क्या कि सर अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ज़रा सा वेरीफाई करके देख लें। देखो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ साइड में, ठीक ना, यहाँ साइड में इसको मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ। ज़रा सा देखिए कि इसमें देखिए आप कि इसमें x के जगह पर कितना है, 3/5√2, है ना। y के जगह पर कितना है, -5/5√2, और z के जगह पर कितना है, 4/5√2। जो मैग्नीट्यूड का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कितना लिखते हैं, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। अब देखो इसमें डालो रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना और इसका स्क्वायर कितना, 5 पंचे 25 दूनी 50, है ना, प्लस 25 बटा कितना 50, और उधर देख लो कितना हो जाएगा 16/50, 16/50, ठीक ना। अब देखिए कि जब इस सब का आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम भी कितना आना है, कितना आ जाएगा, 9 + 25 + 16, जो ऊपर आ गया कितना, रूट अंडर 50/50, और इसका आंसर कितना आ गया, रूट अंडर 1, जो आ गया कितना, समझ में आ गया बात। मतलब ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है। अब बताओ कि इस यूनिट वेक्टर से
अगर हम किसी में मल्टीप्लाई कर दें तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन डायरेक्शन मिल जाएगा। कैसा डायरेक्शन मिलेगा? तो मान लीजिए कि ये था आपका वेक्टर आर, है ना। मान लीजिए कि ये था आपका वेक्टर आर, तो अगर हम यूनिट वेक्टर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको भी यही डायरेक्शन मिल जाएगा, उसको भी क्या होगा, यही डायरेक्शन मिल जाएगा। कहिएगा सर ये क्या मतलब हुई, कैसे सवाल में डील करेंगे, है ना, सवाल में कैसे डील करेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है। अब तुम देखो कि अगर अगर तुमको कह रहा है क्या, तुमको कह रहा है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक फोर्स है, देखते रहो अभी कैसे काम करना है। अ फोर्स ऑफ F इक्वल टू समथिंग न्यूटन रहेगा, इज एक्टिंग अलोंग वेक्टर R इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस के। ठीक है, अब ये फोर्स दे रहा है 9 4 13 1 14 5√14 न्यूटन। ठीक है, एक फोर्स दिया हुआ है 5√14 न्यूटन का, और कह रहा है कि ये वेक्टर आर इसके अलोंग एक्ट कर रहा है। तो आपको कह रहा है क्या, देन राइट द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। इस फोर्स को आप क्या करिए, वेक्टर फॉर्म में लिखिए। इस फोर्स को क्या करिए आप, वेक्टर फॉर्म में लिखिए। अब एक चीज देखो कि मान लो कि ये वेक्टर आर जो है आपका, ये है वेक्टर आर, और फोर्स के बारे में आपको क्या कह रहा है कि आपका जो फोर्स है ये भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब इस फोर्स का और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या, सेम। तो अगर इस वेक्टर के अलोंग हम एक यूनिट वेक्टर निकाल लें, इस वेक्टर के अलोंग अगर हम एक यूनिट वेक्टर निकाल लें और इसको बोल दें हम क्या, आर कैप। ठीक ना। तो तुम एक चीज देखो कि जो F बराबर दिया हुआ है तुम्हारे पास, कितना दिया हुआ है, 5√14 न्यूटन, ये तो केवल मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है। लेकिन अगर इसी फोर्स में मैं 5√14 में क्या करूं, यूनिट वेक्टर R से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, वेक्टर। मैं पहले ही बोला था क्या कि मैग्नीट्यूड में जैसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा, वेक्टर मिल जाएगा। अब देखिए कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए तो यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 है, और इस 1 के मल्टीप्लाई हो जाने से इसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क, लेकिन इसका डायरेक्शन मिल जाएगा। कैसा डायरेक्शन, तो जो इसका डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो जब यही डायरेक्शन हो जाएगा भाई, तो मेन काम क्या है, हमको आर कैप निकालना। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, आर कैप निकालेंगे। तो आर कैप निकालने के लिए तो अपने पास फॉर्मूला ही है, वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। अब देखो यहाँ से आर कैप आएगा कितना, वेक्टर आर है कितना दिया हुआ तुम्हारे पास, 3i माइनस प्लस 2j माइनस के, और ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कि ये कहानी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप अपॉन ये √, देखिए 9 4 13 1 14 हो जाएगा, है ना। अब इसी से हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 5√14, और आर कैप के जगह पर आपको कितना लिखना है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और बाई कितना, √14। देखिए √14 से √14 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 15i कैप प्लस 10j कैप और माइनस 5k कैप, और ये हो गया क्या, फोर्स वेक्टर फॉर्म। बातें समझ में आई कि नहीं, कि अगर कोई भी खाली मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि ये फलाने वेक्टर के अलोंग काम कर रहा है, मतलब जो इस वेक्टर का डायरेक्शन है वही इस फोर्स का डायरेक्शन है। मतलब अगर हम इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो इसको भी डायरेक्शन मिल जाएगा, है ना, डायरेक्शन मिल जाएगा। वही काम किए क्या कि मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दी। अब तुम्हारा कहना होगा कि सर अगर ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और ये सही है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 5√14 न्यूटन ही आना चाहिए। निकाल के देख लो, आ जाएगा। समझ में आया, निकाल के देखो, इसको निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना निकलेगा, √15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए ये कितना हो जाएगा, √225 प्लस 100 और प्लस 25, ये कितना हो गया आपका 200, 325 350 हो गया, है ना।
रूट अंडर 350। अब देखो इसमें से 25 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, जब 25 से करोगे तो 12 दो 14 बार में, ठीक है। 25 में से 5 बाहर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन डायरेक्शन इसको मिल गया। कैसे? जब यूनिट वेक्टर से इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया तब। बातें समझ में आई कि नहीं आई? आई समझ में? अब एक सवाल आप लोग बना करके दिखाइए, ठीक ना। एक सवाल आप लोग बनाइए कि अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ of 5 meter takes along a vector 4i minus 2j plus k. Then write the displacement. Then write the displacement in vector form. Then write the displacement. रुक जाओ 1 मिनट। 16 4 20 1 21 21 है ये, इसको कर दो 2√21 मीटर, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म बना के दिखाइए इस क्वेश्चन को। बनाइए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं। देखो डिस्प्लेसमेंट एस दिया हुआ है तुम्हारे पास, कितना? 2√21। अब अगर इसी में तुम क्या करोगे, 2√21 में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, निकालिए और करके दिखाइए। क्या क्लास में कोई ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है? बोलिए। तो प्रशांत, सवाल बन रहा है तुमसे? अपना बनाओ, बगल में क्या देख रहे हो? अपना बनाओ। हो गया? कितना आया? 8i माइनस 4j प्लस 2k। 8i माइनस 4j प्लस 2k, ठीक है। ठीक है, बनाना है। कितने लोगों से बन गया? कितने लोगों से नहीं बना? बनने वाले कितने लोग हैं जिनसे अब बन जाएगा? बनाइए बनाइए, टाइम लीजिए और बनाइए। जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं बनाइएगा तब तक कुछ नहीं होना है। काहे नहीं बना रहे रे? ठीक तो कर रहा है, करो। रूट अच्छे से लिखो ना, कितना अच्छा तो है। देखो 4i माइनस 2j प्लस के, और नीचे ये आ जाएगा कितना, रूट अंडर 16। ये कितना आ जाएगा? 16 4, और ये कितना, 1। 16 4 20 1 21 हो गया। तो 4i माइनस 2j प्लस के बाई रूट अंडर 21। अब क्या है, इसमें रख दो। तो s इक्वल टू कितना है ये,
2√21 और इंटू ये रखोगे तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 चौके 8i माइनस 4j प्लस 2k। हो गया? क्या हुआ? नहीं बन रहा है? क्यों यार? बन गया? नहीं बन रहा है? क्यों भाई? देखो क्या बोले कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड में केवल, तो इस मैग्नीट्यूड में हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा। अब है यूनिट वेक्टर निकालना, तो देखो ये वेक्टर कितना दिया हुआ है, ये वेक्टर r इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारे पास कितना, 4i माइनस 2j प्लस k, है ना। तो यहाँ देखो तुम इसको r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से कंपेयर करो। तो जब तुम कंपेयर करोगे तो देखोगे क्या कि जो x इक्वल टू है वो कितना है, जो y इक्वल टू है वो कितना है, और जो z इक्वल टू है वो कितना है, इसके पीछे कुछ नहीं तो, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r जो निकालिएगा तो ये कितना सीखे हैं, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब और प्लस जेड स्क्वायर का मतलब, इसको जब करोगे तो ये कितना आना है, 16 प्लस 4 और प्लस 1 कितना आ गया, रूट अंडर 21, है ना। अब देखो ये निकला। अब ये आर कैप के जगह पर तुम देखो कि वेक्टर एस इक्वल टू 2√21 और आर कैप के जगह पर वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, यही तो फॉर्मूला है। देखिए कितना हो गया, 2√21 इंटू वेक्टर आर के जगह पर देखो कितना है, 4i माइनस 2j प्लस k, और नीचे कितना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कितना निकला है, रूट अंडर 21, रूट अंडर 21 से ये, अब 2 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 2 4 जा 8i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 2 टाइम्स k कैप। सॉल्व, ये ना वेक्टर फॉर्म में लिखना था डिस्प्लेसमेंट को। बातें समझ में आई कि नहीं आई? आई। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखिए। सीधे देखो, सीधे तुमको याद रखना है कि अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, बस इतनी ही बात है। या कहीं इसी को आर कैप भी लिखा हुआ रहता है, आर कैप लिखा हुआ है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या तुम्हारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 0.4 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप प्लस x टाइम्स k कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ए नहीं होगा n होगा, इज एन यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या कह रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर है आपके क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे ही कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो मान लो क्या सॉल्यूशन में मान लेते हैं क्या कि ये जो है वेक्टर आर कैप इक्वल टू तुम्हारे पास दिया हुआ है कितना, 0.4i प्लस 0.6j और प्लस एक्स के, और इसके बारे में कह रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है इसका मतलब मॉड आर कैप जो होगा वो कितना होगा, 1, और मॉड आर को हम लोगों के पास लिखने का तरीका है कितना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना, देखो x के जगह पर कितना है, 0.4 का स्क्वायर प्लस कितना है, 0.6 का स्क्वायर प्लस z के जगह कितना है, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x निकलेगा कि नहीं निकलेगा, करिए सॉल्व करिए। माइनस में आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, माइनस में कैसे आ रहा है यार, गजब, रूट हटाओ इधर स्क्वायर जाएगा, चलो देखो रूट हटाओगे तो स्क्वायर जाएगा, तो ये 0.16 हो जाएगा, 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.6 का स्क्वायर करोगे तो 0.36 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का
स्क्वायर, कुछ नहीं किए, इधर से रूट हटाया उधर गया स्क्वायर हो गया। अब ये देख लो कितना हो गया, 6 6 12, एक बचा, 3 1 4, 0.52 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.52, है ना। एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 0.48। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट अंडर 0.48, इसका जो भी वैल्यू आए। क्या बोलिए, ये सब एकदम हलवा हलवा सवाल है, बहुत आसान आसान सवाल, और सारे को विथ कॉन्सेप्ट डील करना है तो बनेगा, ठीक ना। कोई बड़ी चीज मैं नहीं लगा रहा हूँ, बस हमेशा यही बात बोल रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या करो, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। कोई भी केवल मैग्नीट्यूड है उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो वो वेक्टर में मिल जाएगा। यही सब काम हम लोग कर रहे हैं, है ना। चलिए देखिए, कंक्लूजन के तौर पे इतना ही चीज बस आप याद रखिए, क्या कि यूनिट वेक्टर आर। अभी देखो एक बार पूरा का पूरा कर दे रहे हैं कि अभी तक वेक्टर में क्या सीखे हो। तो अभी तक जो वेक्टर में तुम सीखे हो वो सीखे हो क्या, कि अगर कोई वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो इसका जो मैग्नीट्यूड लिखोगे वो मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इसके डायरेक्शन लिखने की बात हुई थी तो कॉस अल्फा लिखते थे कितना, एक्स बाय रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस बीटा लिखते थे कितना, वाई बाय रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर बात करें किस चीज़ का, कॉस गामा का, तो कॉस गामा इक्वल टू कितना लिखते थे, जेड अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। यहीं से एक हम रिजल्ट निकाले थे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो आया वो किसके बराबर में आया, 1 के बराबर में, जिसको मैथ्स में ये भी पढ़ना था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना, और यही एल है कॉस अल्फा, एम है कॉस बीटा और एन है कॉस गामा। ये इतना पढ़ाया। उसके बाद में आया कहाँ पे, यूनिट वेक्टर पे, है ना, यूनिट वेक्टर पे। तो तुमको मैं क्या बोला कि किसी भी मैग्नीट्यूड में, किसी भी मैग्नीट्यूड में अगर किसी चीज़ का केवल हमको मैग्नीट्यूड पता है, उसमें अगर हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर। क्यों आएगा सर वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन है ना। तो मैग्नीट्यूड 1 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क, तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, लेकिन इसको भी क्या होगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया तो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए कि मैग्नीट्यूड, मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है आर जिसका मैग्नीट्यूड है मॉड आर, तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर कैप। और इक्वल टू जो मिलता है वो क्या मिलता है, वेक्टर आर। और यहीं से जब हम लोग क्या किए कि भाई इस आर मैग्नीट्यूड को हम लोग इधर लेके चले गए तो आपको क्या मिला, आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं। मैं बोला तुमको यही फॉर्मूला बस याद रखो, है ना। वेक्टर आर गिवन रहेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर तुम यहाँ से निकालोगे, निकाल के वैल्यू पुट करोगे, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और यूनिट वेक्टर मिल गया तो मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, वेक्टर मिल जाएगा। फोर्स रहे तो फोर्स में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, वेक्टर में फोर्स मिल गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट रहे तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। यही चीज़ तो बता रहे थे। इसी में यूनिट वेक्टर लिखने का एक और तरीका आपको क्या बताए थे, यही आर कैप कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप के बराबर में होता है। इसके अलावा कोई बात हुई क्या, नहीं हुई। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा एक चीज़ और देखो कि अगर अल्फा बीटा दिया रहे तो गामा निकाल सकते हैं, है ना। अगर अल्फा बीटा दिया हुआ रहे तो गामा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस रिलेशन का यूज करके वेक्टर में। और अगर अल्फा बीटा गामा तीनों रहे तो यूनिट वेक्टर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो ये सारे रिजल्ट्स जो है, कितने रिजल्ट्स, 1, यहाँ 2, ये 3 और ये 4। लेकिन जैसे ही बोले कि मैग्नीट्यूड का बात तो केवल इतना काम करना है आपको
और जैसे ही बोले डायरेक्शन का बात तो ये तीनों काम करना है। ये तीनों काम किसके लिए करना है? डायरेक्शन के लिए। ठीक है, ये डायरेक्शन का मतलब ये तीनों काम। फिर यहीं से एक कंक्लूजन हम लोग ये भी निकाले 5 नंबर में, और इसी कंक्लूजन को ये चीज़ बोले। फिर छठा नंबर का बात आया यूनिट वेक्टर का, तो ये चीज़, और 7वां नंबर यूनिट वेक्टर का यही तरीका। इतना ही चीज़ तो अभी तक पढ़े हैं, हर एक चीज़ को मैथमेटिकली सीखे हैं, क्वेश्चन भी अभी देख रहे थे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाइए, एक और क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। क्वेश्चन है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जैसे ही बोले डायरेक्शन तो सीधे समझ जाना है क्या निकालना है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक ना। ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू 7i - 13j + 12k। बनाइए। काजल, बन रहा है सवाल। अनामिका, तबीयत ठीक है? नहीं ठीक है? हैं? आराम करना चाहिए था। चलिए देखिए, सीधे क्या कह रहा है भाई, वेक्टर आर ये है, तो यहाँ कंपेयर करो इसको किससे, आर इक्वल टू XI + YJ + ZK से। ठीक है, जब कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 7, y इक्वल टू कितना आएगा, और z इक्वल टू कितना आएगा 12। अब देखो कि मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए कितना लिखते हैं, √x² + y² + z²। एक्स वाई जेड तीनों पता है, वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। डायरेक्शन निकालना है मतलब कॉस अल्फा, कॉस अल्फा निकालना है तो x / मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, है ना। यही ना है, आर ही तो यही है। अगर कॉस बीटा निकालना है तो y / मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, और अगर कॉस गामा निकालना है तो कितना, z / मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। यही काम करेंगे। देखो इसको निकाल के कितना आएगा, √7² प्लस -13² प्लस 12²। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 49, प्लस ये हो जाएगा कितना 169, और ये हो जाएगा कितना 144। जब इस सब को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाए, √350 362 362। अब देखिए x का वैल्यू पता है, तो अगर कॉस अल्फा लिखना है तो कॉस अल्फा इक्वल टू x/mod r लिखते हैं। x के जगह पर कितना है, और mod r के जगह पर रूट, ठीक ना। कॉस बीटा अगर लिखना है तो कितना लिखेंगे y, और y के जगह पर कितना है -13/√362। और अगर कॉस गामा लिखना है तो वो कितना लिखेंगे, z/ यानी 12/√362। बस आ गया आंसर, इतना ही निकालना है ना। बहुत आसान चीज है। ठीक है, चलो एक और सवाल करके दिखो। अच्छा, इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप तो फिर नोट्स कैसे लिखते हैं? जब आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नोट्स कैसे लिखते हैं? ये तो आप लोगों के पास मिलता नहीं होगा, नहीं ना मिलता।
काउंटर पे जाके बोलिए कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, ठीक है। और डेमो क्लास ख़त्म हो गया है तो अगर आप लोग एडमिशन ले लेंगे तो आपको एप्लीकेशन पे भी ऐड कर दिया जाएगा, और एप्लीकेशन पे सारा वीडियो अपलोड हो जाए। अपलोड है, क्लास मिस होता है या दोबारा रिवीजन करने का मन है, दोबारा क्लास देखने का मन है, तो सारा चीज़ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसीलिए एडमिशन अतिशीघ्र करवा लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए। और ये सब कॉपी चेक हो गया जिस दिन, और अगर कॉपी में लिखा हुआ नहीं मिला तो फिर पिटा जाइएगा, देख लीजिए, ठीक ना। पिटा जाइएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको भी, है ना। हमको भी अच्छा नहीं लगता है पीट पाट करके, ठीक है। इसीलिए रेगुलर कम से कम उतने क्वेश्चंस ज़रूर करके आइए जितना क्वेश्चन क्लास में करवा दिया जाता है। अभी तक जो भी क्लास चला है यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट का, वो सब मान के चलो कि मजाक ही था। अब से थ्योरेटिकली हम लोग बहुत कम बात करेंगे, डायरेक्ट माइंड टू माइंड कॉन्सेप्ट सीखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम लोगों का परफॉर्मेंस कमज़ोर है, ओवरऑल लगभग बच्चों का परफॉर्मेंस कमज़ोर है क्लास में, इसको आप इन्हांस करिए। हम ये बहुत घटिया घटिया सवाल आज करवाए हैं, बहुत छोटा छोटा सवाल, तो कम से कम उतना तो ज़रूर करके आइए कि जो यहाँ पढ़ा दिया गया उसका नोट्स लिख के आइए कॉपी पे, और उतने सवाल को कम से कम एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करके आइए, कम से कम उतना। ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना आप बुक बना सकें, जितना असाइनमेंट बना सके बनाइए, ठीक ना। लेकिन कम से कम इतना निश्चित रूप से करके आइए। इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा कि केवल क्लास में वीडियो देख लेने से, क्लास में पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। घर पे जाइए, रिवीजन करिए, तब सीखिएगा। और ये बात जान लीजिए कि मैथ और केमिस्ट्री के अपेक्षा फिजिक्स ज़्यादा टफ है आपका, ये आपको मानना पड़ेगा। और फिजिक्स ज़्यादा टफ है, और उसको हम एक एक चीज़, तुमको हम एक भी चीज़ ऐसा नहीं बोलेंगे जो तुम्हारे माथा के ऊपर से बाउंस करेगा। अगर फिर भी मान लो कि बाउंस कर जाता है, तो बाउंस कर जाता है तो तुम हमसे पूछो ना भाई कि ये चीज़ हमारा बाउंस कर गया, हम क्या करें सर, समझ रहे हैं बात। और अच्छी बात यह है कि आपके लिए हम तैयार हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको समझाने के लिए तैयार है। अभी ये सब बेसिक चल रहा है, और वेक्टर का एक एक चीज़ तुम्हारे पूरे फिजिक्स में काम आने वाला है, एक एक चीज़। जैसे मैं बोल रहा हूँ, बिना वेक्टर का तुम अपने जीवन में ये उम्मीद करना ही मत कि तुम कभी फिजिक्स सीख पाओगे। इसीलिए वेक्टर ठीक से पढ़ो, एक एक चीज़ों को सीखो कि कैसे काम किया जा रहा है, कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे डायरेक्शन निकालना है, कैसे यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें आप अभी से सीखिए धीरे धीरे, ठीक है। अब आज एक यूनिट वेक्टर का और सवाल करवाएंगे, फिर छोड़ेंगे। और देखो, जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक ही बार मौका देती है, ठीक ना। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास टीचर चुनने का मौका एक ही बार है ना। अगर आप केस मुकदमा कर रहे हैं तो आपके पास लॉयर चुनने का मौका एक ही बार है। अगर आप बीमार हैं, भगवान ना करे कभी हो, तो आपके पास डॉक्टर चुनने का मौका एक ही बार है। सही चुने तो ठीक, नहीं चुने तो दोबारा चुनने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए ये तीन चीज जीवन में जब भी चुनिए तो क्वालिफाइड चुनिए, समझ रहे हैं बात। ये तीन चीज जीवन में जब भी चुनिए तो क्वालिफाइड, क्यों कि अभी पढ़ने का मौका है, फिर दोबारा ये नहीं मिलने वाला है ना। केस मुकदमा लड़ोगे तो जो भी लॉयर है एक ही बार में अगर सही चुने तो वो केस जिता सकता है, नहीं तो एक बार हार गया, अच्छा सर हम दूसरा लॉयर से लड़ेंगे दूसरी बार, ये नहीं होता। डॉक्टर चुने एक बार ऑपरेशन करवाने के लिए, तो ये नहीं कि ना इस बार ही डॉक्टर इधर से अच्छा ऑपरेशन नहीं किया, बदल के करवाएंगे, है ना। तो करवा के देख लेना एक बार। इसीलिए ये सब चीज़ क्वालिफाइड चुनिए और अनुभवी चीज़ें चुनिए। देखिए यहाँ पर फिजिक्स में छपरा में जो भी लोग पढ़ाते हैं उसमें 99.99% लोग केवल कॉपी भरवाते हैं, केवल कॉपी भरवाते हैं। थ्योरी लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के एकदम पागल हो जाओगे, कुछ काम नहीं आना है, कुछ काम नहीं आएगा वो सारा थ्योरी। लेकिन अगर तुमसे एक सवाल बन रहा है कॉन्सेप्ट सीख करके तो यही काम आएगा। क्यों कि चाहे आप अपना बोर्ड एग्जाम दीजिए, चाहे आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, लाइक जेई, नीट दीजिए, एनडीए दीजिए, कोई भी दीजिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और मैथ्स और फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ने का मेन इंटेंशन आपका होना चाहिए क्या, कि आपसे क्वेश्चंस बने, ठीक है, आपसे क्वेश्चंस बने।
तो आज भाई साहब जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, तो आज जो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है उन चीज़ों में पढ़ा है क्या, तो वेक्टर और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म। ठीक है। अब अगले दिन जो है तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। अब देखो कि तुमको मैं वेक्टर के डेफिनेशन में ही बोला था, क्या बोला था, कि कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करे, फॉलो करे, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। तो अब उस समय में मन में ये क्वेश्चन बची हुई थी कि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या होता है ना। तो इसी में हम लोग अगले दिन स्टडी करेंगे। इसमें जनरली 3 नियम पढ़ाएंगे। एक, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे इसमें एक चीज। दूसरा चीज क्या पढ़ेंगे, दूसरा जो पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे क्या, पैरेललोग्राम, ठीक ना, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और एक तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, पॉलीगॉन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हालांकि इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही होता है, ठीक है। तो इस तीनों को पढ़ेंगे और ये तीनों आपके अगले पढ़ाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। ये तीनों चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए कल का क्लास आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कीजिएगा। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। और घर से एक क्वेश्चन बना करके लाइएगा। जो क्वेश्चन है आपका क्या, क्वेश्चन है आपका क्या, कि इफ अ फोर्स ऑफ F इक्वल टू कुछ भी न्यूटन रहेगा, एक्ट along a vector, along a vector r equal to 5i प्लस j माइनस 2k, 25 4 29 31, 5√30 न्यूटन, एक्ट along वेक्टर इतना, देन फाइंड पहला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, दूसरा में है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r, तीसरा में है यूनिट वेक्टर along वेक्टर r, और चौथा में है कि राइट द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ये सारे सवाल अभी आपके क्लास में डिस्कस कर दिया गया है, इस सारे को घर से करके आपको लाना है, ठीक है। कल जब आएंगे हम लोग तो फिर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन से कहानी शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।